वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर का नाम है। ये 11th में भी है, 9th में भी है। बहुत सारे जो चैप्टर हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं वही चैप्टर 11th में भी है। ठीक है, तो ये 11th में भी मिलता है। वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है? वर्क को डिफाइन करते हैं whenever force is applied on the object। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। whenever force applied on the object and the object is displaced in the direction of force, then it is said the work has done। ये एक छोटा सा डेफिनेशन ऐसा लिख दिया, लिख लीजिए। जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो हम लोग कहते हैं वर्क डन हुआ। जैसे अगर हम लोग एक डायग्राम से दिखाना चाहते हैं इसको, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस पे एक फोर्स लगाते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसी डायरेक्शन में यहाँ चला गया, इतना दूर चला गया, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे वर्क डन हुआ है। ये इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाएंगे और अगर फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो कहते हैं कि वर्क डन हुआ। नोट करिए, आगे बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को मिटा दे, लिखना चाहे लिख लें, क्योंकि कंपटीशन में डेफिनेशन तो आएगा नहीं, ये बस आपके समझने के लिए बता रहे हैं। ये दे रखा हम लोगों ने, फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, तो इससे हम लोग कहेंगे वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये दीवार है, दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, तो दीवार पे धक्का लगाएंगे तो दीवार तो डिस्प्लेस होगा नहीं, जाएगा नहीं अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि हमने बताया उसमें कि जब फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड हो तो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। वर्क डन का एक फार्मूला दे रखा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये बीच पे डॉट डाला हुआ है, कितनी बात में। जब इस डॉट को हटाएंगे तो इसका फॉर्मूला जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा तो नाम तो सुना ही होगा ट्रिगोनोमेट्री में, कितनी बात समझ में आई। अब जैसे हम लोगों ने बॉल को पुश कर रहे हैं, पुशिंग बॉल, तो वर्क डन कितना? डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉल को अगर धक्का लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, तो वर्क डन जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा जब दीवार को लगाते हैं तो। ठीक है, ऐसे ही बोला क्या, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कूली है, कूली अपने सर पे सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाता है, तो कितना वर्क डन हुआ? कैसे ज़ीरो कैसे हो गया? ज़ीरो वर्क डन है तो पैसा नहीं दोगे उसको, कूली को?
नहीं दोगे ना भाई, क्या वर्क डन ज़ीरो है? क्या बताया, जैसे कुली अपने सर पे, ये एक सामान है, ये एक मान लो ये एक कुली है इसका, ठीक है, ये एक बॉक्स लेके जा रहा है, तो ये जो फोर्स है ना ऊपर लगाता है और चलता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, तो इसके बीच में 90 का एंगल हो जाता है। फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90 डिग्री। cos 90 का मतलब कितना? ज़ीरो। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो कुली जो प्लेटफॉर्म पे लगेज को लेके चलता है, एज ए फिज़िक्स के लैंग्वेज में वर्क डन ज़ीरो होता है, लेकिन एनर्जी के लैंग्वेज में एनर्जी वो कंज्यूम करता है और एनर्जी का ही पैसा लेता है। ठीक है, कितनी बात सुनिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? ज़ीरो। तो मेरा वर्क डन कितना? ज़ीरो। तो मैं फ्री में थोड़ी पढ़ाऊँगा, फ्री में थोड़ी पढ़ाऊँगा, मैं चिल्ला चिल्ला के अपना एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, सार्थक छुट्टी के बाद मिल लेना, ठीक है, कितनी बात समझ में आई? आगे चले, कोई भी बॉडी जो है सर्किल में मूव करता है, सर्किल में मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से चलेगा फिर वो वहीं पे आएगा एक बार राउंड लगा के, वर्क डन ज़ीरो। जहाँ चला, हाँ, लेकिन कंप्लीट चक्कर लगना चाहिए तब, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में कंप्लीट राउंड पे वर्क डन ज़ीरो होता, वर्क डन ज़ीरो इन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना? कितनी बात सुन में? ऐसे ही किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंक दिया हुआ, सीधा ये फेंक दिया, फिर वो लौट के यहीं आके गिरेगा, बता दे कैसे ज़ीरो हो गया? बताओ कैसे ज़ीरो हो गया? हाँ, वर्क डन ज़ीरो हो गया। बता तो दो कि ज़ीरो कैसे हो गया, मैं तो बोल ही रहा हूँ 90 डिग्री। देखो ये देख ये फोर्स लगाया तो फोर्स इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट तो 90 डिग्री एंगल कैसे हो गया? भाई रहने दे सार्थक, क्रिकेट ही खेल लो, खेलने ही में फ़ायदा है। आगे चले, क्या जब मैं फेंकूंगा तो जितना भी दूर जाना होगा जाएगा, फिर वापस यहीं आके गिर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन ज़ीरो हो गया। तो जब भी कभी किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे, नीचे गिरेगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फोर्स भी लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन एज ए होल जब उसको कैलकुलेट करते हैं रिलेशन के हिसाब से, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, इसी तरह से क्या बताया कि वर्क डन ये ज़ीरो हो गया। ये सब एग्जाम्पल है, वर्क डन ज़ीरो के एग्जाम्पल है। वर्क डन पॉजिटिव होता ही है। जब भी कभी आप किसी बॉडी को, जैसे मान लो इसे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी यहाँ से गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा ज़ीरो। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल हो जाएगा ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये एफ एस हो जाता है वर्क डन का रिलेशन। एफ एस तो हम लोगों ने पढ़ा है, कॉस थीटा इस पर इंक्लूड कर दिया। कितनी बात समझ में आई? तो वर्क डन ज़ीरो भी होता है, वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है। कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है वो मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो आप लोग, ठीक है? कर लिए? चलो नेगेटिव वर्क डन एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कोई बॉडी मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो जैसे ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ काम करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री।
वर्क डन निकालेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मगर एंगल जो है ना 180 है, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -Fs होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव होता है। सी सॉ एक खेल होता है, देखा तो होगा, ठीक है। एक ताकत होता, उधर बैठ जाते, मैं दबाया वो ऊपर उड़ गया, फिर उसने दबाई मैं ऊपर उड़ गया, देखा तो होगा। तो फोर्स एक तरफ से नीचे लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उधर से ऊपर होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। वहाँ पे भी cos 180 का एंगल होता है, और फिर cos 180 का वैल्यू -1 हो जाता है। कितनी बात में सी सॉ ऐसे ही दे रखा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, पुलिंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी। जैसे ऐसे हमारा ये अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करता है, लेकिन किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और उठा उसको ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अगेंस्ट में होगा, तो हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। तो जैसे किसी चीज़ को उठा के ऊपर ले आते हैं तो वर्क डन तो हो रहा है, पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, साइन के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से। तो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। कितनी बात सुन में कितना वर्क डन होगा, ये एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फाइव kg का मास है, फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 2 मीटर। वर्क डन कितना हो गया मुकुल बताओ, सार्थक बताओ। हुज़ैफा बताना। सार्थक छुट्टी के बाद मिल के जाना, आज छुट्टी के बाद मिल के जाना। कितना होगा वर्क डन बताइए, तहरा बताइए। हाँ, इतना ना हो रहा वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये 5 न्यूटन लगा रहा हूँ ये, और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का दिखा रहा हूँ ये, 10 जूल वर्क डन हो जाएगा। ये वर्क डन का यूनिट होता है जूल, 10 जूल वर्क डन हो गया है। कितनी बात में एक 10 kg के मास को, 10 kg का मास है, इस मास को सरफेस से लेके यहाँ हम लोगों ने 5 मीटर ऊंचाई तक ले गए, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन निकालना है, कितना होगा। 10 kg के मास को ज़मीन से 5 मीटर ऊंचा ले गए, कितना वर्क डन होगा। वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले गए, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स होगा ये हम तो 5 मीटर ले गया, ये फोर्स जो ना अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जा रहे हैं, तो फोर्स जो होता है m इंटू जी होता है, ठीक है। फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन जैसे था, वैसे ही जी के टर्म में मास इंटू ग्रेविटी, अभी ग्रेविटी के चैप्टर में पढ़ा था इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, mgh कर लेंगे इसको। मास तो कितना दे रखा 10 kg, जी का वैल्यू 10 लेना चाहे 10 ले लो, 9.8 कुछ भी ले लो, एच दे रखा 5 मीटर, कितना हो गया 500 जूल वर्क डन हो जाएगा। 9.8 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटी में बताया नहीं था, mgh ऊपर जब ले जाते हैं फोर्स, चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। तो इतना वर्क डन हो गया ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले गए, तो साइन कन्वेंशन से अगर लिखेंगे तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट पे ये माइनस में लिखेंगे, अगर साइन कन्वेंशन लेना है तो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम करता है, इसको ऊपर ले गया, जी का वैल्यू माइनस में आएगा,
ये जो G10 लिया हम लोग माइनस में आएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग, लिख लिए इसे। इतना ही आपके कोर्स के हिसाब से काफ़ी है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक दे रखा है एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर। तो एनर्जी अगला टॉपिक है। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बोला? एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ इसका? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश में था, आप हिंदी में बोले हो। ठीक है, क्या समझ में आई ये? कितना काम कर सकते हैं, एबिलिटी कितना काम कर सकते हैं। जितना एनर्जी होगा उतना ही काम होगा। अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा देर तक काम करेगा। एनर्जी कम होगा, थोड़ा काम करेगा, थोड़ी देर में एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या होता है? कम चार्ज होता है, कम एनर्जी होता है, थोड़ी देर चलेगा, बंद हो जाएगा। फुल चार्ज होगा, देर तक चलता रहेगा, काम भी करता रहेगा। ठीक है, तो कितनी देर तक कोई चीज़ काम करेगा, जितना एनर्जी होगा उसी से पता चलेगा। ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा वर्क डन, ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा काम। ठीक है, कम एनर्जी कम टाइम तक कम काम करेगा। ठीक है ना? एनर्जी अपने टाइप्स के हिसाब से बहुत तरह के एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक, क्या दे रखा? सबसे पहले दे रखा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही होता है, हीट एनर्जी भी है। ठीक, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना? ऐसे ही दे रखा लाइट एनर्जी। ठीक है ना? और भी बहुत तरह की एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी है। लेकिन इस चैप्टर में वर्क एनर्जी के टर्म में हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसके हिसाब से मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, डेफिनेशन देते हैं, एबिलिटी द एनर्जी पॉसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो उस बॉडी के अंदर एनर्जी है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। डेफिनेशन ज़्यादा नहीं लिख रहे, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं डेफिनेशन, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं, एंट्रेंस में आता नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दोनों मिलाएंगे तब मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। एक बॉडी है, उसका मास है 5 kg और वेलोसिटी है उसका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 10 काइनेटिक एनर्जी 10 आगे चले 10 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? हाफ मास कितना है 5, 2 कितना, 2 का यहाँ वेलोसिटी 2 है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 1/2 5, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना?
10 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसीलिए 10 जूल लिख दिया। कितनी बात में अभी बताया 10 जूल उसने बताया, वो फिर भी 20 बोला है। नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके 20 में अच्छा अच्छा, हम तो आंसर पूछ रहे थे ना कितना आया। आंसर नहीं वो पूछ रहे थे। अच्छा, आगे चले हम लोग, कोई बात नहीं। अब देखो, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। इसकी वेलोसिटी को व्हेन वेलोसिटी इज डबल, ठीक है ना, न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? न्यू काइनेटिक एनर्जी एंड ओल्ड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा? ठीक है, क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी सही है, ओल्ड एंड ओल्ड न्यू करके करे, न्यू एंड ओल्ड करे। पहला जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² होगा, जितना वेलोसिटी हो। लेकिन अब क्या क्या वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। तो ये तो मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv को डबल करके स्क्वायर कर दिया, v डबल हो गया, स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 हाफ mv², ऐसे आ जाएगा ये। और ये जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, 4 इंटू काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल था। हमने फाइनल अपन इनिशियल पूछा था, बहुत लोगों ने इनिशियल अपन फाइनल 1/2 बताया। इसको इधर लाएंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4/1 या 4:1 आ जाएगा। कितनी बात में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो स्क्वायर ऑफ टाइम्स, ये डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, जितना पहले काइनेटिक एनर्जी था उसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। वेलोसिटी का इस तरह से इम्पैक्ट है ये स्क्वायर की वजह से। कितनी बात सुन में? आगे चले, एक मिटा दे इसे, आगे दे रखा है ये, व्हेन वेलोसिटी इज tripled, what is kinetic energy? If its initial kinetic energy is 5 joule, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 5, कितना टाइम बढ़ा दिया वेलोसिटी? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 इंटू 5 45, जैसे बता रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स। इनिशियल काइनेटिक कितना है? ये 5 था, अब बढ़ाया कितना था? 2 टाइम्स। यहाँ डबल था तो 4 लिया था, अब हमने ट्रिपल कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 5 = 45। इसको ऐसे भी लिख सकते, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। n है कितना टाइम्स हम बढ़ा रहे हैं, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जितना टाइम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे उसका इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो, जैसे 2 टाइम्स किया तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ले लिया तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, या आपस में यह रिलेशन निकलता रहेगा। ठीक है, मिटा दे इसे। लो, इसी पे एक सवाल और दे देते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज (72 जूल। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 72 जूल व्हेन velocity becomes thrice. What is its initial kinetic energy?
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन बता रहा है? बता। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? 72। ये हमें बताया 3 गुना 28 का मतलब 3 किया, 3 का 9 हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 9 3 का स्क्वायर 9, 9 से इसे डिवाइड कर दो 8 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। एक फार्मूला है जो समझ में नहीं आ रहा है। शाम हो गई, अब इसका वक्त भी गुजर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गया, इतना समझ में आ गया तो ठीक है।